ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका पी एक्स इक्वल टू 6x² माइनस 7x-3, है ना। तो ऐसे हो जाएगा। तो पहले तो आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब क्या है, कांस्टेंट वाले टर्म को कोफिशिएंट ऑफ x² से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, तो अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 × 3। पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन में मुझे क्या समझ में आता है कि भाई इसको मैं 2 × 9 ऐसे लिख सकता हूँ, तो इसका सब्ट्रैक्शन मुझे 7 देगा। तो 6x² माइनस, देखो, और दूसरी बात है ना, हमें क्या करना है, 7x लाना है यहाँ पे। अब ये 7x कैसे आएगा, 9x में से अगर 2x सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 7x आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, 7x की जगह पे यहाँ पे क्या लिख दिया, 9x माइनस 2x। तो फाइनली यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x-3। अब जो फर्स्ट और सेकेंड वाला टर्म है, इसमें से x और 3 मैं कॉमन ले लूँ, तो अगर x और 3 कॉमन लूंगा तो 3x कॉमन हो गया, तो यहाँ पे 2 आएगा, x आएगा, माइनस इस जगह पे 3 आएगा, है कि नहीं। आप देखोगे कि देखो इसमें आपका जो टर्म है 2x-3 और 2x-3 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ले लें हम यहाँ से। तो मेरे पास क्या आएगा, 3x+1 और 2x-3 इस तरह से मिल जाएगा। तो फाइनली हमने क्या किया, इस टर्म को फैक्टराइज कर दिया, है कि नहीं। अब जो मैंने ये टर्म फैक्टराइज किया हुआ है, इसे हमें जीरो करना है। तो जब मैं 3x+1 को जीरो करूंगा तो मुझे यहाँ से x का वैल्यू -1/3 मिलेगा, और सेकेंड वाले टर्म में 2x-3 को अगर जीरो करता हूँ तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 3/2, है कि नहीं। तो ये दो हमारे क्या हो जाएंगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फर्स्ट पॉलिनोमियल के जीरोज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड्स हो गया। अब जो हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन था, सेकेंड क्वेश्चन में आपके पास पी एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है, x² - 2। तो ये तो सिंपल फॉर्म में है। तो अगर ये सिंपल फॉर्म में है तो या तो हम इसको फैक्टराइजेशन का यूज करके करें, या हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसको जीरो। तो इसमें तो हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएगा कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-√2, है कि नहीं, है ना। क्योंकि x² इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा, है ना। तो अब हो सकता है कि 2 ये x का जो वैल्यू है वो माइनस हो या प्लस हो, दो पॉसिबिलिटी है कि नहीं। तो यहाँ से हमें +-√2 मिलता है। तो चलिए बेटे हम आगे स्टार्ट करते हैं कि आज का जो लेक्चर है, ठीक है। तो हमने वैल्यूज भी कैलकुलेट कर लिया। तो अब क्या है ना कि इसमें क्या होगा, नेक्स्ट जो हमें बताना है वो है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। तो जीरोस के बारे में हमें कैलकुलेशन आ गया है कि किस तरह से हम जीरोस को कैलकुलेट करेंगे, है कि नहीं। अब हमारे पास दो मेथड वैसे और होते हैं, मगर सही है, तो कंप्लीमेंट, अब क्या है वो मेथड, चलो पहले अभी पढ़ लेते हैं, उसके बाद जाके हम फिर और दूसरी चीजें पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो दूसरा मेथड है यहाँ पे, मेथड 2, वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे। तो इसके लिए क्या है ना, आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जैसे क्या है ना कि अगर मैं, आप देखो, आप सभी लोग जानते हो कि x+2 का अगर मैं होल स्क्वायर कहूँ कि करने के लिए, तो सब लोगों को पता है कि x² आएगा, 2 × 2x आएगा, प्लस 2 का होल स्क्वायर आएगा, मीन्स आपका x² आएगा, 4x आएगा, और यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। तो जब मैं ये जो टर्म है ना, जब भी ऐसा स्क्वायर होता है तो इस स्क्वायर को हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। ऐसे स्क्वायर को क्या बोल रहे होते हैं कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे भी बेटे हमें क्या करना है, जो टर्म्स दे रखे होंगे उस टर्म से हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने हैं पहले। तो अब देखो क्या किया जाए, और परफेक्ट स्क्वायर में हमें एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपके x² आया, ये जो x है ना, इस x का x² आ रहा है, ये 2 भी आया है, x भी आया है, मगर इसके साथ यहाँ पे 2 आना कंपलसरी है, सही है। दूसरी बात, ये जो 2 है इसका होल स्क्वायर होना कंपलसरी है, सही है ना।
तो अब देखो इसका ही एप्लीकेशन हम करते हैं, किस तरह से इसका यूज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था ना एफ का, उसी का यूज करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास क्या दे रखा है, 2x² प्लस 5x माइनस 12, इस तरह से टर्म दिया है। तो देखो बेटा, आप परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, ये इसके फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, x के फॉर्म में। यहाँ x² आएगा 2ab और b² इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 है। तो मैं क्या करूंगा कि इस वाले इक्वेशन में भी अगर x² का कोई कोफिशिएंट आता है तो उसे मैं कॉमन ले लूं। तो कॉमन लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x² मिलेगा, देखो 5/2x ऐसा मिलेगा, और 12 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, है ना, इस तरह से मिल जाएगा। सही है। तो आपको क्या करना है, आप ना इस वाले टर्म को भी इंक्लूड ना करो तो ज़्यादा बेटर है। जो कांस्टेंट वाला टर्म है ना, इसे आप इंक्लूड मत करो। सही है। तो हमेशा आप इसी तरह से जो प्रोसीजर बता रहा हूँ ऐसे करोगे तो आपकी गलती नहीं होगी कभी भी सॉल्यूशन में। तो मैंने क्या किया, दो ही टर्म को इंक्लूड किया, एक तो x² वाला और एक x वाला टर्म। और इसमें भी क्या है कि अगर x² का कोई कोफिशिएंट आ रहा है तो वो कॉमन ले लो, ताकि मेरे पास यहाँ आने वाला जो टर्म होगा ना वो x² के फॉर्म में आए। ठीक है। अब क्या करना है, ये जो टर्म आपका आ रहा है इसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो इसे मैं अगर परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा, सही है, आप देखो फर्स्ट टर्म मेरे पास x² तो दिया हुआ है। सेकंड आपके पास, जैसे इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ x² का टर्म है, तो देखो x² तो मिल गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरे पास 2ab हो, तो यहाँ पे तो 2 है नहीं, इसमें तो 2 है नहीं, तो हम क्या करेंगे, खुद से एक 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 2 को 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 हो जाएगा। तो मैंने 2 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या है कि यहाँ पे आपका x, तो अब देखो मेरे पास क्या मिल गया, a² 2a और b, तो b की जगह कितना हो गया 5/4। तो 5/4 है, तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ना इस वाले टर्म में आप देखोगे तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि a² 2ab और b का होल स्क्वायर आता है। तो आपके परफेक्ट स्क्वायर के लिए, इस परफेक्ट स्क्वायर के लिए b का स्क्वायर होना जरूरी है। तो अब मुझे b का स्क्वायर चाहिए, और मैं जानता हूं कि b मेरा 5/4 है। ये तो a हो गया, तो a यहाँ पे 2a और b, तो b का स्क्वायर चाहिए। तो b का स्क्वायर करने के लिए हमने क्या किया, 5/4 का होल स्क्वायर ऐड किया, और अगर ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट b करना पड़ेगा, है कि नहीं। सही है। तो मैथ्स में भाई आप जो भी कुछ ऐड कर रहे हो तो अपने घर से तो ऐड करोगे नहीं ना। तो अगर आप कुछ ऐड कर रहे हो तो उसको आप सब्ट्रैक्ट भी उतना करोगे, ताकि मेरी इक्वेशन जो इनिशियल इक्वेशन थी यहाँ पे, वही इक्वेशन फिर से मिले। तो मैंने जितना ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है। तो अब क्या होगा, बाहर इस ब्रैकेट के बाहर आपका 12 है, तो जितना भी कुछ हो रहा है वो ब्रैकेट के अंदर हो रहा था। अब यहाँ पे आने वाला जो वैल्यू है, इसमें a² आया, 2ab आया और b², ये तीनों टर्म मिलके मेरा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, है ना। ये स्क्वायर फॉर्म करेगा, a² 2ab और b²। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 25/16 माइनस 12। ठीक है बेटे। यहाँ से मुझे फाइनली क्या होगा, अब इसको ना ब्रैकेट हटा दो। अब तो ब्रैकेट जैसे ही ओपन करूंगा तो मेरा क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होकर 2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना देगा, 2x/4 का होल स्क्वायर माइनस 24/8 माइनस ऑफ 12। ठीक है बेटे, इस तरह से आपको टर्म मिल जाएगा। सही है। अब क्या करना है ना, ये जो आपके टर्म्स आ रहे हैं, तो ये तो हो गया, मैंने जो हमारे पास f(x) दिया था उस f(x) को हमने ना क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, ये देखो स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो f(x) है इसका मैं जीरोस कैलकुलेट करूं। तो इसका अगर मुझे जीरोस कैलकुलेट करना होगा तो f(x) इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, ताकि मैं वैल्यूज कैलकुलेट कर पाऊं कि कितने कितने वैल्यूज इसके आ रहे होंगे। ठीक है।
तो अब देखो एफ एक्स इक्वल टू 0 क्या है, तो फर्स्ट वाली जो आपकी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में यहाँ पे जो आपके पास एक्सप्रेशन आया ना, ये एक्सप्रेशन को मैं 0 करूंगा। तो इस एक्सप्रेशन को अगर 0 करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2x प्लस 5/4 होल स्क्वायर माइनस 25, और सेकेंड आपका क्या है 12 मल्टीप्लाई 8, तो ये हो जाएगा आपका 96 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 0। सही है, तो 96 प्लस अगर हम 25 करेंगे तो अपना क्या कितना हो जाएगा, 121 हो गया है कि नहीं। यहाँ से मुझे क्या वैल्यू मिल रहा है देखो, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। अब जो यहाँ आने वाला वैल्यू ना, इसको आप दूसरी तरफ भेज दो, तो ये आपका 25 प्लस 96 121 होगा और डिवाइडेड बाई 8। अब जो यहाँ पे 2 आ रहा है, इस 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे फाइनली क्या मिलने वाला है, x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 121 डिवाइडेड बाई 16। सही बेटे, तो फाइनली ना हमने परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके इस पोजीशन पे आ गए। तो स्क्वायर को ना, कभी भी आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, तो अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है तो हमारे पास 3 मेथड है इसको सॉल्व करने के लिए। तो अभी क्या है ना कि अगर आपके पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करना है तो वो बोलेगा, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है तो आपको इस मेथड का यूज करते हुए सॉल्व करना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं बोला है तो आप मिडिल स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके सॉल्व कर दो। ठीक है, तो वो आप जो अगर क्वेश्चन में दिया है ना उसके हिसाब से आप सॉल्व करोगे। तो आप देखो इसके बाद क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आ गया हूं। अब जो ये स्क्वायर दे रखा है तो मैं स्क्वायर रूट ले लूं दोनों तरफ। अब हम क्या जानते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 4 दिया है, तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो स्क्वायर रूट में आपके दो वैल्यूज आते हैं, है ना, प्लस माइनस ऑफ 2। अब जो ये प्लस माइनस आ रहा है ना, ये प्लस माइनस इसकी वजह से आ रहा होता है कि x कैन बी पॉजिटिव। यहाँ पे आपका जो x है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, दो वैल्यूज होंगे। सही है ना, तो हमारे पास x के दो वैल्यूज पॉसिबल हो सकते हैं। तो हमने एक बार माइनस एक्स इक्वल टू 2 लिया था और एक बार x इक्वल टू कितना लिया, 2 लिया। तो यहाँ से हमारे पास एक x का वैल्यू -2 आया और दूसरे x का वैल्यू कितना आया, 2 आया। ठीक है, हम देखो प्लस माइनस साइन जो है ना वो इस तरफ लगा रहे हैं। ये जो 4 है, 4 एक नंबर है और इस नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट करोगे, देखो ये, अब जो ये x है ना, x कैन बी पॉजिटिव निगेटिव, वो पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, मगर ये जो नंबर है ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो एक्चुअली यहाँ पे जो प्लस माइनस साइन आ रहा होता है वो इसकी वजह से नहीं आता है, बजाय किसकी वजह से आ रहा होता है, ये x की वजह से आ रहा होता है ना। ये दे रहा है प्लस माइनस साइन, तो इसको हमने -x लिया प्लस x लिया। तो यहाँ से अभी दो वैल्यूज आए हमारे पास। तो मैं जब इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो देखो आप x प्लस 5/6 इक्वल टू हमने क्या किया, प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट। अब देखो ये जो 121/16 है जो मैं आपसे कह रहा था ना, यहाँ पे ये जो 4 है, इस 4 के वजह से स्क्वायर रूट नहीं आ रहा है, x की वजह से आ रहा है। आपने x इक्वल टू प्लस माइनस लगाया, स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो 2 ही आ रहा है आपका, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 4 वो 2 ही आएगा, मगर यहाँ पे आने वाला जो ये वैल्यू है x का, इस x की वजह से प्लस माइनस साइन आ रहा है, क्योंकि x कैन बी -2 और x कैन बी +2, ऐसा हो सकता है, दो वैल्यूज ये दे सकते हैं। सही है ना। तो अब क्या मिला, यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज मिल रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे प्लस माइनस साइन आ रहे हैं। तो ये जो हमारे पास प्लस माइनस साइन आए हुए हैं, तो अब क्या होगा कि आपका जो x का वैल्यू है ना, यहाँ पे ये 5/6 था, इसको मैंने राइट हैंड साइड में ले गया तो मेरा ऐसा हो जाएगा, प्लस माइनस आएगा √121 डिवाइडेड बाई 16 आएगा। तो यहाँ से मुझे 5/6 मिला, है ना, प्लस मिला माइनस मिला 11/4 होगा है बेटे। सर, वो 5/4 होगा। 5/4, ओ सॉरी, हाँ 5/4 आएगा, 5/4 5/4 5/4 5/4। तो यहाँ से मुझे क्या होगा, एक बार 11 के साथ -5 करेंगे, है कि नहीं, तो हमें कितना एडिशन करते हैं, तो एडिशन कर लें और एक बार सब्सट्रैक्ट कर लें, है ना।
तो अगर मैं एडिशन करूंगा तो मुझे 6/4 मिलेगा, मीन्स 3/2 होगा, और सब्सट्रैक्शन करेंगे तो -16/4 आ जाएगा, यानी माइनस। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा ना, 4 आया है, सही है, 4 आया तो यहाँ से 4 आ रहा है। ऐसे ही आ रहा था क्या पहले वाले में हमारा सॉल्यूशन? -1/3। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन तो हमने देखा ही नहीं कहीं पे। चलो कोई बात नहीं। तो हमारे पास दो सॉल्यूशंस आएंगे, एक 3/2 आएगा और दूसरा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपका? -4। ठीक है, तो ये दो आपके सॉल्यूशंस आ रहे हैं। तो हमारे पास जो जीरोज होंगे, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, और पॉलिनोमियल क्या था हमारे पास? 2x² + 5x - 12 आर, एक तो 3/2 हो जाएगा और दूसरा वैल्यू क्या होगा? -4। ठीक है बेटे, तो ये हमारा कंप्लीट मेथड है किसका यूज करते हुए? मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर में या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कहते हैं इसको। ठीक है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हमने क्या देखा? स्क्वायर बनाएंगे पहले। अब स्क्वायर बनाने का प्रोसीजर समझ में आया आप लोगों को? सबसे पहले आपको ये दो टर्म लेना है और इन दोनों टर्म में भी फर्स्ट वाला जो टर्म होगा इसमें 2 आप बाहर निकालोगे ताकि ये x² के फॉर्म में आ सके। और इसके फॉर्म में आने के बाद अगर यहाँ पे 2 है तो अच्छी बात है, अगर 2 नहीं होगा तो आप क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे मुझे a² मिला, 2ab मिला। अब b का होल स्क्वायर करना है। अगर b का होल स्क्वायर ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करोगे। फिर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 2, ये तीनों टर्म से हमारा ये क्या बन गया? a + b का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, फिर आपने ये वाले टर्म को, आप फाइनली ये इस तरह से हो जाएगा। फिर आपने इसका ये जो ब्रैकेट है ना, ये लार्जर ब्रैकेट, इसको ओपन कर दिया तो 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनली ये ऐसे कन्वर्ट हो गया। फिर -12 हो गया, है कि नहीं। अब जो मेरे पास ये टर्म आ रखा है, तो अब ये तो मेरा क्या था कि हमने स्क्वायर बना के छोड़ दिया। फिर जब जीरोस कैलकुलेट करने थे, तो जीरोस कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया? इक्वल टू इसको जीरो किया। फिर जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा था इसको राइट हैंड साइड में लिया। फिर उसके बाद मैं ये जानता हूँ कि स्क्वायर में जैसे ही मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो मेरे पास दो साइन आएंगे, एक प्लस एक माइनस, है ना। तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज आए, फिर इधर आने वाले इस वैल्यू को इस तरफ लेके हमने सिंप्लीफाई कर लिया। तो मेरे पास x की दो वैल्यूज आई, तो x कैन बी, यहाँ से जो सॉल्व हुआ तो एक बार प्लस साइन यूज करूंगा, एक बार माइनस साइन यूज करूंगा। तो प्लस साइन यूज करने पे एक x का वैल्यू आएगा, एक बार माइनस साइन यूज करने पे एक x का वैल्यू आएगा। तो दो तरह के हमारे पास वैल्यूज आए। तो अब मेरे पास दो जीरोज आ गए, एक तो 3/2 और दूसरा वैल्यू कितना आया? -4 आ गया, है कि नहीं। तो ये हमारे पास दो तरह के वैल्यूज आ रहे हैं। ठीक है बेटे, तो अब क्या कर रहे हैं ना, सिमिलरली जैसा मेथड हमने यहाँ पे किया है, इसी मेथड का मैं यूज करूंगा अपना थर्ड जो फॉर्मूला है उसको कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं। सही है, श्री अधर आचार्य थे, है ना। तो हमारे इंडियन मैथमेटिक्स थे जिन्होंने ये फॉर्मूला मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये फॉर्मूला कैलकुलेट किया था। ठीक, तो अभी तक हमने जो स्प्लिटिंग, ये स्क्वायर वाला, मेकिंग स्क्वायर वाला मेथड देखा था, सेम ऐसा ही मेथड है, इसी का यूज कर रहे हैं। तो अभी क्या है कि हमारे पास एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, इसके बारे में कल हमने बात किया था। तो जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है हमारे पास, वो किसके फॉर्म में होगा? ax² + bx + c। ठीक है, ये है हमारा, देखो px, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो मैं क्या चाहता हूँ कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सॉल्यूशंस कैलकुलेट करूँ कि क्या सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए ये जो आपका आ रहा है ना, तो इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए अभी जैसे मैंने आपको बताया, मैं सेम वही मेथड यूज करने वाला। तो सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा px वाला वैल्यू है ना, तो सबसे पहले चलो हम क्या करते हैं, a कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं a कॉमन लूंगा तो मुझे x² मिलेगा प्लस b/a मिलेगा, x मिलेगा। ठीक है, देखो c को इंक्लूड नहीं करना है, कांस्टेंट वाले टर्म को बाहर ही रखो। सही है,
अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो आपका टर्म आ रखा है, तो ए स्क्वायर तो हो गया, एक्स एक्स की स्क्वायर है, मगर यहाँ पे 2 नहीं है कि नहीं? सेकंड वाले टर्म में आपका 2 नहीं दे रखा है। इसको अगर मैं ए बोलूँ तो ए बी तो है मगर 2 नहीं है, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये b/2a हो जाएगा और ये x हो गया, है ना? तो ए स्क्वायर आ चुका है 2ab, तो अभी b की जगह कितना आ रहा है, b/2a। मैं क्या करूंगा, b/2a का होल स्क्वायर ऐड करूं और b/2a का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करूं, है कि नहीं? सही है, ये हमने कर दिया। अब फाइनली इसमें जो c था वो c ऐड कर दिया। यहां से मेरा जो फर्स्ट टर्म है ना, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, ये तीनों टर्म मिलके मेरा फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तीनों टर्म मिलके। तो अभी मैं इन तीनों टर्म को ऐड कर देता हूँ, तो क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है? यहाँ से हमारा ये टर्म आया, और माइनस अगर स्क्वायर करूंगा तो बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर आएगा और प्लस सी आएगा, ठीक है? इस तरह से आ जाएगा। अब क्या है कि अब ब्रैकेट अगर ओपन करता हूं तो a से मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा एक्सप्रेशन, और यहाँ पे जो आपका बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर वाला टर्म है, ये टर्म जब a से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे बी स्क्वायर देगा और 4a देगा, है ना, प्लस सी देगा, ठीक है? तो अब स्क्वायर फॉर्म में देखिए, जैसे हमने पहले वाले में किया था, तो हमने क्या किया, यहाँ तक का स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद अगर मुझे जीरोस कैलकुलेट करने हैं तो मैंने इसके लिए क्या किया था, एफ को जीरो किया, ठीक है? क्योंकि मेरे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आना चाहिए ना, तो मैं ये देख रहा हूँ फॉर विच वैल्यूज ऑफ एक्स पॉलिनोमियल बिकम जीरो। तो अब ये पॉलिनोमियल जो था यहाँ पे, ये आपका अभी ये बहुत सारी वैल्यूज देगा, जैसे जैसे आप एक्स का वैल्यू यहाँ चेंज करते जाओगे ये आपको डिफरेंट वैल्यूज देते जाएगा, मगर जीरोज ना, जीरो ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ही देगा। तो अब मैं देख रहा हूं, मैं ऑलरेडी मान के चल रहा हूं कि मेरा अगर पी एक्स जीरो हो जाए तो एक्स की वैल्यू होगी तो होगी क्या? तो इसीलिए हमने क्या किया, हमारे पास जो एक्सप्रेशन था, इस एक्सप्रेशन को इक्वल टू जीरो कर दिया। तो अभी जीरो करने से पहले ना, मैं यहाँ पे जो बी स्क्वायर है, देखो इसका एलसीएम लूंगा तो ये 4ac डिवाइडेड बाई 4a ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं? और इतना इक्वल टू आपका जीरो है, सही बेटे? तो इस तरह से आपको इक्वेशन मिल जाएगा। ए एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, सही है? और देखो यहाँ बी स्क्वायर निगेटिव था तो इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 4ac पॉजिटिव था तो इधर आने पे नेगेटिव होगा, डिवाइडेड बाई 4 है, सही है? तो इस तरह से आपको टर्म मिल जाएगा। अब क्या है कि यहाँ पे आपका जो a आ रहा है, इस a से डिवाइड कर दें। a से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, x प्लस ए का b डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। तो ये इसका प्रूव है ना बेटे, है ना? आपको हमेशा देखो, यही चीज मैंने जब आपका कंप्लीटिंग का स्क्वायर मेथड था उसमें भी यही चीज कर रहा था, मगर ऐसे मेथड करने से क्या हुआ, इसने आपको एक फॉर्मूला निकाल के दे दिया। तो यहाँ पे आपका जो ये टर्म आ रहा है बी स्क्वायर, ठीक है, ये तो बी स्क्वायर वाला जो टर्म आ रहा है ना, तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड दिया हमने जिसको बोला कि ये डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है? तो इसको हमने एक नाम दे दिया कि ये डिस्क्रिमिनेंट है, और इसे हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है? इसका बहुत ज्यादा यूज है, ठीक? अब इसका यूज क्या है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखा है, इस एक्सप्रेशन को फाइनली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास जो एक्सप्रेशन था, अब देखो क्या होगा कि एक बार x प्लस बी बाई 2a, ठीक है, ये जो टर्म है ना बेटे, ये तो मैंने क्या किया, इसकी जगह पे d ले लिया और d डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर है, या आप ना बी स्क्वायर माइनस 4ac ही रहने दो, ज़्यादा बेटर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac।
डिवाइडेड बाई 4a²। तो अगर मैं जैसे ही इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो मुझे x प्लस बी बाई 2a मिलेगा, और यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस आएगा, 2 साइन आएगा, रूट आएगा b² माइनस 4ac, और डिवाइडेड बाई, देखो 4a² का अगर रूट लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2a मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से मिलेगा। तो फाइनली यहाँ से हमारे पास x इक्वल टू माइनस बी बाई 5 से प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a आया। तो 2a देखो दोनों में तो बेस सेम कर दें, इसने एक फॉर्मूला दिया, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपको डायरेक्टली, अगर आप देखो ये क्या करेगा, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली जो भी आपके पास कोफिशिएंट दिया है वो कोफिशिएंट अगर आप यहाँ पुट करते हो तो ये रूट्स दे देगा। सही है ना, तो यहाँ से आपको रूट्स मिल जाएंगे इस वैल्यूज से। तो यहाँ पे जो आपका x आ रहा है, तो ये x देखो x कैन बी, अब यहाँ पे प्लस माइनस साइन है तो हमारे पास दो वैल्यूज देगा। एक बार मैं प्लस साइन यूज कर लूँ और एक बार माइनस साइन यूज कर लूँ, तो b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, एक तो ये दे देगा, है ना। तो एक रूट को अगर मैं x1 कह देता हूँ, या कई बार आप देखोगे कि इसको अल्फा बोला जाएगा, ठीक है, इसको अल्फा बोला जाएगा, या सेकंड आपका रूट है, ठीक है, उसे आप बीटा बोलते हो, ठीक, या आप x2 बोल सकते हो। तो एक बार मैंने प्लस साइन लिया और एक बार मैं माइनस साइन ले रहा हूँ, ठीक। तो एक बार प्लस साइन और माइनस साइन लोगे तो आपके पास दो रूट आएंगे, इस तरह से रूट आ गए। तो इस रूट में देखो यहाँ पे रूट्स जो आ रहे हैं या आपके जो जीरोज हैं, है ना, तो ये जो जीरोज आ रहे हैं ना x1 और x2, तो आप देखो इस तरफ आपका लेफ्ट हैंड साइड में जीरोज आ रहा है, और राइट हैंड साइड में आपके पास जो ये बी ए सी आप यूज कर रहे हो, ये है क्या। तो आप क्या देखते हो कि बी ए सी ये क्या होता है, कोफिशिएंट्स है कि नहीं। तो अब देखो आपने क्या किया, इस फॉर्मूले का यूज करके, इस फॉर्मूले में इस जीरोज में कोफिशिएंट भी आ रहे हैं और आपका जीरोज भी आ रहे हैं। सही है ना, तो इस फॉर्मूले में हमारे जीरोज भी आ रहे हैं और कोफिशिएंट भी आ रहे हैं। तो अब क्या करना है, हमें दोनों के बीच में रिलेशन कैलकुलेट करना है कि आपका जो जीरोज है और कोफिशिएंट है इसके बीच में क्या रिलेशंस होते हैं। तो हमने क्या किया, पहले हमारे पास एक जनरल इक्वेशन दिया था, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल को सॉल्व किया, और वहां से अल्फा बीटा करके दो हमने टर्म्स कैलकुलेट किया। इस टर्म्स में हमने b² माइनस 4ac की जगह पे, जहां b² माइनस 4ac था उसकी जगह पे हमने क्या बोला कि ये d है, मीन्स डिस्क्रिमिनेंट है। सही है, और यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज आ रहा है, जैसे एक ये वैल्यू आया, एक ये वैल्यू आया, सही है ना। तो अब क्या है कि मैं पहले इस d के बारे में बात कर लेता हूँ, है ना। तो पहले हम d के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम रिलेशन में जाएंगे। तो आप देखो ये जो d है आपके पास ना, ठीक है बेटे, तो अब ये जो d होगा, तो मेरा जो अल्फा रूट होगा, ये जो रूट है ना, या आपका x1 है, ये माइनस बी दे रहा है, प्लस आ रहा है। अब इस रूट में b² माइनस 4ac की जगह मैंने d रख दिया, या समथिंग इस तरह से। तो अब जो d है, d भी तो एक नंबर होगा, क्योंकि b² और 4ac ये सब आपके रियल नंबर्स हैं। यहाँ पे जो कोफिशिएंट आते हैं ना, सही है, तो आपके सिलेबस में जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसमें वेयर ए बी सी, या आप देखोगे कि मैंने ऊपर जो ए बी सी के बारे में लिखा था, तो ये लिखा था ए बी सी बिलोंग टू रियल। तो यहाँ पे आपके जो कोफिशिएंट है वो रियल कोफिशिएंट है, ठीक है, तो वो रियल कोफिशिएंट ही मैं यूज कर रहा हूँ। तो अगर रियल कोफिशिएंट से तो उसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तभी भी रियल मिलेगा। तो ठीक बात है, यहाँ पे आपका जो b है, ये टर्म b डिवाइडेड बाई जब मैं 2a करता तो ये मुझे रियल वैल्यू देगा, ठीक है, ये रियल वैल्यू देगा। ये जो 2 है ये भी रियल है, मगर क्या रूट लेने के बाद ये वाला जो वैल्यू है, क्या ये रियल होगा, या हमेशा रियल होगा, या कभी इमेजनरी भी हो सकता है कि नहीं। तो अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया हमारे लिए जिसको हमने बोला कि इमेजिनरी, या आप लोगों के लिए ऐसा भी कह सकते हो अनडिफाइंड, नॉट रियल, आप नॉट रियल बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो हमारे पास जैसे मान लो तीन तरह के नंबर है, एक तो हमने ले लिया जैसे √2 टाइप का नंबर, एक हमने ले लिया -√2,
और एक हमने ले लिया 4, इस तरह से नंबर। ठीक है, तो तीनों में क्या डिफरेंस है वो देखिए। फर्स्ट वाला जो नंबर है इसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, सेकंड जो आपका नंबर है इस नंबर को हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब इमेजिनरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसे रियल प्लेन पे हम ड्रॉ नहीं कर सकते। रियल पर देखो, जब हम कोई भी नंबर की बात कर रहे हैं उसको रियल नंबर बोल देना बेटे, तो इस वर्ड में या आप जो आपका जो कोऑर्डिनेट प्लेन आप बना रहे हो उस कोऑर्डिनेट प्लेन पे उस नंबर को या रियल नंबर लाइन पे उस नंबर को मार्क कर सकते हो, इसलिए उसको रियल नंबर बोला गया है। सही है। और इमेजिनरी नंबर किसे कह रहे हैं? जो नंबर को हम रियल नंबर लाइन पे मेंशन नहीं कर सकते, तो उसे हमने इमेजिनरी नंबर बोला। दूसरी बात, इमेजिनरी बोलने के पीछे रीजन है कि नहीं? वो क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं, फिर डीप पे आएंगे। आप ये देखो क्या था कि हमारे पास जैसे एक्स स्क्वायर माइनस टू समथिंग इस तरह से, जैसे हम रूट्स निकाल लेते हैं ना भाई टू का, तो हमने क्या कहा कि यहाँ से भाई एक्स का वैल्यू दो वैल्यू आएगा प्लस माइनस ऑफ रूट टू। यहाँ से दो इरेशनल रूट आए, एक रूट तो आपका रूट टू आया और दूसरा इरेशनल रूट आपका ये आया। तो मेरे पास ऐसे नंबर्स हैं रियल नंबर लाइन पे जो मैं यहाँ पे पुट करूंगा, एक्स की जगह पुट करूंगा तो ये मुझे फाइनली जीरो दे देगा। मगर फिर क्या देखा गया कि अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू जीरो इस तरह का इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में अब इस x की जगह पे मैं रियल नंबर में से कोई भी नंबर पुट कर दूं ना, तो ये कभी भी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होने वाला। तो पूरा रियल नंबर लाइन यहाँ पे फेल हो जाता है। आप रियल नंबर लाइन में से कोई भी नंबर अगर यहाँ पे पुट करोगे तो वैसे भी मैं जानता हूं कि भाई ये एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि कोई भी दो नंबर आइदर निगेटिव या पॉजिटिव या जीरो, तो कोई भी नंबर आप यहाँ पे अगर पुट करते हो तो ये क्या होगा, ये आपको ऑलरेडी पॉजिटिव, ये ना फाइनली कैसा वैल्यू दे रहा होगा आपको, पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, और मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू की अगर मैं बात करता हूँ तो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू जो है वो आपका जीरो होगा। अब देखो जैसे माइनस वन है, माइनस वन का होल स्क्वायर करेंगे तो वो वन दे देगा, वो तो जीरो से बड़ा ही हो गया। आपने माइनस टू लिया, उसका होल स्क्वायर किया, उसने फोर दे दिया। तो अब और वन का होल स्क्वायर वन आ जाएगा, टू का होल स्क्वायर फोर आ जाएगा। तो मिनिमम जो वैल्यूज होता है पॉजिटिव वो जीरो। तो रियल नंबर लाइन क्या कहता है कि भाई रियल वैल्यूज पे ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसमें पुट करके इसको जीरो कर दिया जाए। ठीक है, तो रियल नंबर लाइन इसलिए फेल हो गया था। तो उसके बाद क्या बोला गया कि भाई रियल नंबर लाइन पे नहीं है तो कहीं ना कहीं तो ऐसा नंबर होगा। तो हमने बोला कि वो नंबर इमेजिनरी नंबर है। कैसा नंबर है? वो इमेजिनरी नंबर है। ऐसा जो कुछ हो रहा होगा वो कहीं इमेजिनरी वर्ल्ड में हो रहा होगा। जैसे आप ड्रीम तो देखते हो ना, तो जो आप ड्रीम देख रहे हो वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड है। कई बार आप बहुत सारे सपने देख रहे हो, या किसी ने कहा कि अरे चलो मैं तो मान लो कि एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो ये जो आप है ये सब क्या है, ये मान लेना, ये सब क्या हो रहा है, इमेजिनरी वर्ल्ड में हो रहा है। या आप कोई जो ड्रीम देख रहे थे कि अरे मैंने ड्रीम में तो ऐसा ऐसे देखा, वो सब इमेजिनरी वर्ल्ड में। और अगर आप ये दूसरे को बोलोगे कि पता है मेरे पास तो मैंने क्या किया भाई, एक हायाबुसा खरीद ली, है कि नहीं, ड्रीम में। तो अब क्या है कि मगर दूसरा वाला कहेगा कहाँ है दिखा, तो उसे आप रियल वर्ल्ड में नहीं दिखा सकते। सेम उसी तरह से क्या होगा, आप जो ये इमेजिनरी नंबर है इसे रियल वर्ल्ड में या रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ नहीं कर पाओगे, ये इसकी लिमिटेशन है, इसलिए इसको इमेजिनरी नंबर बोला। ठीक है, मगर ऐसा है ना, ये इमेजिनरी नंबर का भी एप्लीकेशन होता है। जैसे मतलब हम जो एज्यूम करते हैं, जैसे आप ये सोचो ना, आप मैथमेटिक्स का जितना भी चीजें जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो चीजें आप यहाँ पे देख के, स्क्रीन पे देख के ना उस चीज को अपने दिमाग में इमेजिन कर रहे हो। तो जो इमेजिन करने वाला जो पार्ट है इसको मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। ये भी बहुत ज्यादा हमारे लिए क्रूशियल इंपोर्टेंट है ना। जैसे आप मोबाइल, आपको पता है कि जब आप कोई वर्ड, जैसे मान लीजिए आप क्या करते हो, कोई फाइल सेव कर रहे होते हो ना कंप्यूटर में, तो आपको तो दिख रहा है कि ये इस जगह पे सेफ है। मगर क्या करूं कि मैं कहूं कि यार चलो मैं क्या करता हूँ, कंप्यूटर में सीपीयू खोल के देखता हूँ कि पता नहीं कहाँ पे वो फाइल है। तो बेटे ये जितना भी कुछ हो रहा है, जितना भी आपका चीजें सेव हो रहा है ना, ये एक इमेजिनरी वर्ल्ड में हो रहा है। आपके पास जो मेमोरी कार्ड होता है, उस मेमोरी कार्ड का जो मेमोरी कार्ड है उसका जो मेमोरी है वो भी एक इमेजिनरी वर्ल्ड में है।
वो कोई हार्ड सरफेस नहीं है, सही है। तो ऐसा है कि ये जो इमेजनरी नंबर है, इस इमेजनरी नंबर का भी बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, इसलिए हमने इसको भी डेवलप किया, इसकी इसकी खोज हुई, तो इसकी खोज के बाद हमें बहुत सारी चीजें समझ में आई। ठीक है, तो हम जितना भी कुछ बोलते हैं ना, कि मान लेते हैं उस जगह पे, या हमने ऐसे माना कि हमारे पास मान लो एक एटम है, उस या कोई भी जो सरफेस है उसमें एटम है, उस एटम के अंदर न्यूक्लियस है, तो ये सब हम जो मान रहे हैं ना, ये सब इमेजिनरी वर्ड में चल रहा है, मगर ऐसा नहीं है कि इसका एप्लीकेशन नहीं है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा देता है। तो इस वजह से क्या है ना, कि यहाँ पे एक नया नंबर आया जिसको हमने बोला इमेजनरी नंबर, ये वाला नंबर अपना इमेजनरी। दूसरी बात है कि जैसे आपका √4 हो गया, तो इसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस ऑफ 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको इस तरह का नंबर मिला। तो अब मैं देखता हूँ इसका एप्लीकेशन क्या है। तो अब जो b² - 4ac वाला टर्म है, जो मेरा d था यहाँ पे, है ना, तो ये जो b² - 4ac वाला टर्म होगा, d और b² - 4ac। तो अब क्या है कि क्योंकि यहाँ पे दो नंबर का डिफरेंस ले रहे हैं हम, तो दो नंबर का जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, सही है। मान लीजिए अगर मैंने दो नंबर 2 - 2 ले लिए, 3 - 2 ले लिया, या आपका 2 - 7 ले लिया, तो पॉसिबिलिटी है कि दो नंबर का डिफरेंस आपका पॉजिटिव आ जाए, निगेटिव आ जाए, या जीरो आ जाए, तीनों पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे जो डी है, इस डी के पास तीन पॉसिबिलिटी होगी, कि या तो ये डी जीरो हो जाए, या तो ये डी आपका ग्रेटर देन जीरो हो जाए, या डी आपका लेस देन जीरो हो जाएगा, सही है। देखो यहाँ पे तीन तरह की पॉसिबिलिटी आ रही है ना, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो दो रियल नंबर जब आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी होगी, डी इक्वल टू जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो, और डी लेस देन जीरो। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे जो आ रहे हैं। अब अगर इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा, उस केस की हम बात कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन से जो रूट आए हैं, इस रूट को मैं देख रहा हूँ। तो हमारे पास क्या था, एक रूट आया था अल्फा, है ना, तो यहाँ से आप देखो एक रूट आया था अल्फा, और अल्फा कितना था, -b प्लस √/d डिवाइडेड बाई 2a, और दूसरा रूट था बीटा, ये कितना था, -b माइनस ऑफ √d डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो ये है। अब बताओ कि अगर इसमें मैं d की जगह पे जीरो ले लेता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे जीरो ले लूंगा तो ये वाला टर्म तो हट जाएगा। अगर ये हट जाएगा तो मेरे पास अल्फा का जो वैल्यू है, वो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया आपका, -b डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, और सिमिलरली बीटा का वैल्यू आप देखो, आपने जैसे यहाँ पे d की जगह जीरो किया, तो आपको क्या मिल रहा है, -b डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ से पहले वाले से भी आपको -b/2 आया, दूसरे वाले से भी -b/2 है। तो मुझे क्या मिल रहा है कि अल्फा और बीटा दोनों एक जैसा आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि आपके पास दो रियल रूट होंगे, मगर दोनों ही रूट कैसे हैं, इक्वल। तो हमें यहाँ से कैसे मिलते हैं, या तो आपको ऐसा मिलेगा इक्वल रूट्स, ऐसा लिखा, इक्वल रियल रूट्स, है ना, और ये रूट्स रियल भी हैं। तो हमारे पास टू रूट्स आए हैं, और टू रूट्स दोनों कैसे हैं, टू रियल इक्वल रूट्स। ठीक है बेटे, तो अल्फा और बीटा यहाँ पे दोनों ही रियल हैं, क्योंकि अल्फा अगर बी और ए दोनों रियल होंगे तो इसका जो डिवीजन होगा वो भी रियल होगा। तो अल्फा और बीटा यहाँ पे रियल आएंगे, तो यहाँ पे आपके लिए क्या बोला जाता है, इक्वल रूट बोला जाता है, या इक्वल रियल रूट, इमेजिनरी नहीं कह सकते इसको। तो जनरली यहाँ पे होता तो दो रूट है, देखो यहाँ पे अल्फा और बीटा दो दो रूट है, मगर क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है, इसलिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ रूट्स की जब हम बात करते हैं, तो नंबर ऑफ रूट्स यहाँ पे कितने बोले जाते हैं, 1। ठीक है, तो नंबर ऑफ रूट्स यहाँ पे 1 आ गए आपके। रूट्स आपके देखो, दोनों दो रूट्स होंगे, मगर दोनों रूट्स इक्वल होंगे। बिल्कुल बेटे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि हाईएस्ट पावर से रूट्स का क्या कनेक्शन है। तो हमारे पास सबसे पहली चीज आ गई नंबर ऑफ रूट्स में, कि इसके रूट्स कितने होंगे, 1 होंगे।
अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा और d लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, है ना। तो सेकंड आपके पास जो रूट्स था वो था d, अगर लेस देन सॉरी d ग्रेटर देन 0 होगा तो उस केस में क्या होने वाला है। तो अगर d ग्रेटर देन 0 होता है बेटे, तो इस केस में आपके पास क्या हो रहा होगा, अल्फा इक्वल टू माइनस बी। अभी देखो ये जो d वाला वैल्यू है ना, ये 0 नहीं है, और लेस देन 0 तो इसका कुछ वैल्यू, ग्रेटर देन 0 तो इसका कुछ वैल्यू होगा। अब ये वाला टर्म और सेकेंड वाला टर्म मीन्स माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2 है, ये दोनों टू डिफरेंट टर्म है। सही है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, -1 प्लस रूट 3/2 और -1 माइनस रूट 3/2, ये दोनों जो टर्म है ना, ये टू डिफरेंट टर्म है। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई देखो दोनों टर्म इक्वल होंगे, कैसे होंगे, एक में प्लस साइन है एक में माइनस साइन है, यहाँ पे एक बार ऐड हो रहा है नंबर, एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ये दोनों अभी रियल नंबर है, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर भी रियल होता है। ये नंबर और ये दोनों नंबर हमारे कैसे हैं, रियल है। अब दोनों नंबर अगर रियल होते हैं तो यहाँ पे क्या बोला गया कि आपके जो रूट्स आएंगे वो टू, या तो आपके लिए वर्ड यूज किया जाता है डिस्टिंक्ट या वर्ड यूज किया जाता है डिफरेंट। तो टू डिफरेंट या डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। सही है बेटे। तो हमारे पास यहाँ पे दो रूट्स आए, तो इस केस में जब आपसे नंबर ऑफ रूट्स बोला जाएगा कि नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ रूट्स यहाँ से कितने होंगे, 2 हो जाएंगे। सही है। तो कब हुआ वो, जब d ग्रेटर देन 0 हुआ। तो जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारे पास नंबर ऑफ रूट्स 2 होंगे। सही है, और ऐसे कैलकुलेट करेंगे। सही है। अब क्या मैं देख रहा हूं, इसमें एक और टर्म आता है, ये जो d ग्रेटर देन 0 है ना, तो इस d ग्रेटर देन 0 में इसका ही हम एक सब केस बनाते हैं। ये देखो, इसके नेचर, रूट्स के नेचर की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स, ये सब वर्ड आपको मिलेंगे। नेचर ऑफ रूट्स की अगर हम बात करें ना, तो नेचर ऑफ रूट्स में आप क्या बोलोगे, रियल रूट्स और डिफरेंट। हाँ, ये जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ ना यहाँ पे ये लाइन, ये नेचर ऑफ रूट्स है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखोगे इसको। तो अब क्या है ना, नेचर ऑफ रूट कभी इंटीजर भी हो सकता है। सही है। तो अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे जो रूट्स है वो इंटीजर कब, या सॉरी रैशनल रूट्स कब आएंगे, है ना। अभी तो रियल रूट आए, यहाँ पे जो रूट्स आ रहे हैं वो रियल है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे रूट्स रैशनल आए। तो किस केस में आपके रूट्स रैशनल होंगे, हम इसकी बात करने जा रहे हैं। कई बार आपको क्वेश्चन मिलेगा। सही है। और आपके पास देखो क्वेश्चन में क्या दिया होगा कि ए बी सी ये आपके इंटीजर हैं, और इंटीजर को कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे आप लोगों का नाम है ना, तो उसी तरह से इंटीजर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जेड से, नेचुरल नंबर को एन से। तो ये हो गए हमारे इंटीजर्स। अगर किसी क्वाड्रेटिक या पॉलिनोमियल में ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इस तरह से जो दिया है, इसमें आपका ए बी सी अगर इंटीजर होंगे, तो ये कुछ पर्टिकुलर केस में ना हमें रैशनल रूट्स दे सकता है। तो कब देगा रैशनल रूट, ठीक है। तो यहाँ से हमें रैशनल रूट्स कब मिलेंगे, तो अब देखो क्या है ना कि मैं ये जानता हूँ कि मेरा अल्फा और बीटा जो रूट्स आ रहे हैं वो रूट्स कैसे होंगे, -b आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। सही है। अब मुझे यहाँ से रैशनल रूट चाहिए, तो रैशनल नंबर तो हम जानते हैं, ऐसे नंबर जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, है ना। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जैसे समथिंग कोई इक्वेशन दिया होता, तो इस इक्वेशन में मान लो कि ये -2 है, मान लेते हैं। अब यहाँ पे आने वाला जो नंबर है ना ये रूट के अंदर, वो नंबर हो सकता है कि 16 टाइप का कोई नंबर आ जाए, और मान लेते हैं यहाँ पे आने वाला नंबर 3 है, समथिंग इस तरह से। मैं दो केस लेके चल रहा हूँ। तो फर्स्ट केस में मान के चल रहा हूँ कि आपका आने वाला नंबर ऐसा है, और सेकेंड केस में आपका यहाँ आने वाला जो नंबर है ना वो 12 टाइप का इस तरह का कोई नंबर है। तो ये मैं दो केस लेके चल रहा हूँ, तो दोनों केस में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ बेटे।
जब मैं फर्स्ट वाला केस देखूंगा तो यहाँ आने वाला जो ये 16 नंबर है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर है। कैसा स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर। और सेकंड वाले केस में ये स्क्वायर नहीं है। तो दोनों के वजह से क्या चेंजेस आ रहे हैं वो देख रहे हैं। फर्स्ट वाले केस में आप क्या देखोगे, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो 16 का परफेक्ट स्क्वायर हम जानते हैं 4 हो जाएगा। तो ये एक बार क्या होगा, ऐड होगा, और एक बार ये सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। तो ये एक बार मुझे 2/3 देगा, और यहाँ पे ये 6/3 देगा, मीन्स -2, है ना। यहाँ से मेरे दो तरह के रूट्स है, एक तो 2/3 आया जो रैशनल नंबर है, और -2 भी रैशनल नंबर है। ये दोनों ही रैशनल रूट्स हैं, सही है। तो यहाँ पे जो रूट्स आ रहे हैं वो रैशनल आ रहे हैं, तो इसको मैं रैशनल रूट्स कहूँगा, सही है। अब मैं सेकेंड वाले में देख रहा हूँ क्या यहाँ से भी रैशनल रूट आते हैं कि नहीं। तो आप देखो, ये जो है ना 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 3। तो जब मैं 4 का यहाँ पे आने वाला जो 4 है, उस 4 का स्क्वायर रूट लूंगा तो वो 2 बाहर आ जाएगा, मगर 3 में कैसे आएगा, इस तरह से आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो आपका 3 आ रहा है, ये 3 तो रूट में आएगा, है ना, क्योंकि एक ही है 3। तो मुझे यहाँ से क्या मिल रहा है कि एक बार मैं एडिशन करूंगा तो मुझे 2√3 ऐसा नंबर मिलेगा, और दूसरा नंबर मिलेगा ये, सही है बेटे, ऐसे नंबर मिलेंगे। अब क्या है, देखो यहाँ पे रूट आ रहा है, तो रूट का मतलब होता है इरेशनल, है ना, जब तक का इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर ना आए। ये जो नंबर आ रहे हैं वो रियल नंबर, कैसे नंबर आ रहे हैं, रूट्स वाले नंबर या इरेशनल नंबर आ रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, ये इरेशनल रूट्स हैं। कैसे रूट्स हैं, इरेशनल रूट्स हैं, सही है ना। तो फर्स्ट वाले केस में इरेशनल, यहाँ पे इरेशनल रूट्स आएगा, इस केस में रैशनल रूट्स आ रहा है। और मैं क्या चाहता था कि मेरे एक्सप्रेशन का जो पॉलिनोमियल है उसके रूट्स रैशनल कब आएंगे, मैं ये जानना चाहता था। तो मैं जब इसको जानने के लिए मैंने ये प्रोसेस किया, तो इस प्रोसेस में मुझे क्या समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ पे रूट के अंदर आने वाला वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होगा, सही है, यहाँ पे देखो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर है, अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो ये फाइनली मुझे रैशनल रूट देगा। कैसे रूट दे देगा, उस केस में ये मुझे रैशनल रूट दे देगा, ठीक है बेटे। तो उस केस में ये मुझे रैशनल रूट देगा, सही है ना। तो मैं क्या, यहाँ से मुझे क्या समझ में आया कि डी वाला जो वैल्यू है, ये जो डी वाला वैल्यू है, ये डी क्या करेगा, अगर ग्रेटर देन 0 होता है, डी ग्रेटर देन 0 होता है, तो वैसे तो ये 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट देगा ही देगा। इसमें एक पर्टिकुलर केस और क्या है कि अगर यहाँ पे आने वाला जो d है, वो d अगर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तो उस केस में परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। और यहाँ पे देखो एक और कंडीशन है कि आपके जो कोफिशिएंट है a b c, वो a b c रियल होने चाहिए। अगर ये रियल हो जाएंगे और d परफेक्ट हो जाएगा, स्क्वायर होगा, तो मुझे कैसे रूट्स मिलेंगे, रैशनल रूट्स मिलेंगे, सही है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड कंडीशन। फिर इसमें एक थर्ड कंडीशन आता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, नेक्स्ट वाला जो d है ना, d लेस देन 0 वाला। तो अगर आपका d लेस देन 0 होगा, तो उस केस में हमने क्या बोला कि हमारे भाई इमेजनरी नंबर मिलेंगे। तो इसे हमें नहीं पढ़ना है अभी, है ना। तो जब इमेजनरी नंबर होगा तो इस केस में आपके जो रूट्स आ रहे होंगे, अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, है ना, तो b² -4ac, तो ये अभी निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव होगा तो अब यहाँ से जो रूट्स आ रहे होंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं नो रियल रूट्स, क्योंकि इमेजनरी आ रहा है तो रियल तो आएगा नहीं। तो हम क्या बोलेंगे इसके लिए, नो रियल रूट्स, ठीक है बेटे, सही है। तो ये देखो, तो अभी क्या है, ये इसकी 3 पॉसिबिलिटीज हैं, जो हमने तीनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे देख ली। तो अभी मुझे क्या समझ में आया इन तीनों पॉसिबिलिटी से, पहले वाले केस में जब d इक्वल टू 0 था, उस केस में नंबर ऑफ रूट आया 1। d ग्रेटर देन 0 था, तो उस केस में नंबर ऑफ रूट आया 2, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रूट आ गया 2। और थर्ड वाला जो केस है, अगर d लेस देन 0 होगा, तो हमें नंबर ऑफ, जब हम नंबर ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो हम बात करें नंबर ऑफ रियल रूट्स की, ठीक है। तो 10th क्लास में हमें रियल रूट्स के बारे में ही बात करना है बेटे। तो नंबर ऑफ रियल रूट यहाँ पे कितना होगा, 0।
यानी जो रूट होंगे वो इमेजनरी होंगे, तो रियल तो एक भी नहीं आ रहा है, तो 0 आ रहा है। तो मैंने क्या देखा कि मेरे पास जो पॉलिनोमियल था पी एक्स इक्वल टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके जो रूट्स हैं वो हमारे पास क्या पॉसिबल हुए, डी इक्वल टू 0, डी ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0। तो इस केस में एक रूट, दो रूट और 0 रूट। तो यहाँ पे जो आपके मैक्सिमम रूट आ रहे हैं, तो मैक्सिमम रूट्स कितने आ सकते हैं यहाँ पे, 2, है ना। तो ये जो 2 आ रहा है ना, ये इसका जो कनेक्शन होता है वो डायरेक्टली होता है इस डिग्री से। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जितना होगा, मैक्सिमम रूट उतने ही होंगे। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, सही है, मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम रूट 2 होने का मतलब आपने क्या देखा यहाँ पे, आप एक बात का ध्यान रखना, मैं अगर मैक्सिमम रूट 2 बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा 2 आ रहा है। जैसे आप तीनों कंडीशन को देख रहे हो ना, कि इसमें मैक्सिमम रूट 2 आने का मतलब पॉसिबिलिटी है कि ज्यादा से ज्यादा इसके रूट 2 आए, मगर इसका कोई ये गारंटी नहीं है या ऐसा कुछ भी सफिशिएंट कंडीशन नहीं है कि भाई 2 रूट आएंगे तो आएंगे ही क्योंकि डिग्री 2 है, ऐसा कुछ नहीं है। डिग्री 2 होने का मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग रूट्स इज 2, ठीक है। मिनिमम, अब जो मिनिमम है ना ये वैरी करता है। जैसे आप क्यूबिक में देखोगे तो बाद में हम देखेंगे कि मिनिमम रूट वहां पे एक आना कंपलसरी है, मगर जहां पे आपके पास जो ये पावर है ना, जहां जहां पे इसका पावर आपका इवन नंबर होगा, जैसे अभी आपने 2 लिया, 4 लिया, 6 लिया, 8 लिया, तो अभी तो हम क्वाड्रेटिक ही पढ़ रहे हैं। इसके बाद आप बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो आप देखोगे कि जहां जहां पे इवन पावर आएगा वहां वहां पे जो मिनिमम रूट्स होंगे वो मिनिमम रूट्स 0 ही होंगे, है ना, इवन पावर वाले केस में जहां पे इवन पावर आएगा 2, 4, 6, 8 ऐसे करके। तो मैंने क्या देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका जो दूसरा मेथड था इसको सॉल्व करने के लिए, सही है, जिसे हमने क्या बोला था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया, है ना। सेम इसी मेथड का यूज करके आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और फिर उसके बाद हमने श्रीधर आचार्य फॉर्मूला कैलकुलेट किया, सही है। वो फॉर्मूला फाइनली किसके फॉर्म में आया कि अगर आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है, तो मेरा अल्फा का वैल्यू मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूँ, माइनस बी जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, प्लस माइनस या आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। तो ये जो फॉर्मूला है बेटे ना, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ताकि आप ना बड़ी आसानी से, अगर आपसे कोई एकदम से पूछता है कि भाई इसके रूट्स क्या होंगे, तो वो रूट्स आप बड़ी आसानी से इससे कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। तो ये रूट्स हो गए। अब देखो ये जो हमने रूट्स कैलकुलेट किया हुआ है ना, तो यहाँ से हमने क्या देखा, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि रूट्स आपके 2 होंगे, और नंबर ऑफ रूट्स, दो चीज पढ़ रहे हैं यहाँ पे। एक तो रियल रूट, इमेजिनरी रूट के बारे में जिसको हम नेचर ऑफ रूट कहते हैं, और दूसरा जो चीज है वो है नंबर ऑफ रूट्स। तो कब क्वाड्रेटिक वाले जो आपका पहले पॉलिनोमियल है उसके 2 रूट्स कब होंगे, 1 रूट कब होगा, 0 रूट कब होगा, है ना, 0 रियल रूट्स, और उसके बाद आपके अगर रूट्स होते हैं तो रैशनल रूट्स कब होंगे। तो रैशनल रूट्स के लिए गिवन कंडीशन होनी चाहिए कि आपका जो पावर वो होंगे, कोफिशिएंट होंगे, वो इंटीजर होना कंपलसरी है, ठीक है बेटे। तो यहाँ तक का हो गया ये हमारा, सही है। तो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, ताकि आपके पास क्या है, आपका जो होमवर्क रहेगा, तो यह हमारे पास जो दोनों फॉर्मूले, जिसको देखो मैंने ये लेंथी मेथड से इसको सॉल्व किया है ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, ये पूरा मेथड एज इट इज जैसे मैंने ये किया है, पहले तो आप इसी क्वेश्चन को, जो ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को फिर से आप ऐसे ही सॉल्व करोगे, सही है, ऐसे ही सॉल्व करना है ये पूरा, ये आपका होमवर्क है। और दूसरी बात, ये जो अपना फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हमने कैसे प्रूव किया है, इसको अच्छी तरह से आपको देखना है, सही है। और फाइनली आपको क्या याद करना है, जो याद रखने वाली बातें हैं यहाँ पे हमारे पास, जो हमने यहाँ पे कर रखा है कि d ग्रेटर देन 0 होने पे इसमें नंबर ऑफ रूट्स कितने आते हैं, इस वाले पोर्शन में नंबर ऑफ रूट्स कैसे आ रहे हैं, तो रैशनल रूट कब आएगा, ये आपको याद रखना है कि नहीं, ठीक है। मैं स्टार मार्क बना दे रहा हूँ जहाँ जो जो आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और क्या याद रखना है, व्हेन वी गेट रैशनल रूट्स,
ये आपको याद रखना है इसमें। और इस वाले केस में ऐसा नहीं कि रूट्स नहीं आते हैं, रूट्स आते हैं, मगर रियल रूट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। कब जीरो होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, सही है। और इसमें फिर हमने क्या देखा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जितना होगा, है ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जितना होगा उतने ही हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट होंगे, सही है। मैक्सिमम रूट्स की जगह पे आप ऐसे लिख लो मैक्सिमम पॉसिबल रूट्स, ठीक है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा इतने ही आए। मैक्सिमम पॉसिबल रियल रूट्स, मैक्सिमम पॉसिबल रियल रूट्स जितना डिग्री होगा वो उतना ही होगा, है ना, जो डिग्री है उसी के इक्वल होगा, तो वो 2 हो जाएगा। तो फाइनली क्या है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन से दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, जो हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड किया है इसका यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है, ठीक है बेटे। तो हम ले लेते हैं क्वेश्चन इसमें, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल using completing the square method, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में ये मेथड बोला है तो आपको इसी से सॉल्व करना है, सही है। तो हम दो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, ये ले लो, एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, सही है ना बेटे। एक तो आपको ये सॉल्व करना है, और नेक्स्ट एक्स इक्वल टू √3 x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4√3। ये दो क्वेश्चन ना आपका होमवर्क है, इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और आपको जो भी डाउट होगा आप या तो ग्रुप में पूछ लेना मेरे से, सही है, नहीं तो फिर कल हम जाके इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन आ रहा होगा, सही है बच्चे। तो हम इतना करते हैं ना, तो इसके आगे हम फिर नेक्स्ट क्लास में कल जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी ना उस क्लास में करेंगे।